हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग कल का क्विकली रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी थीम रखी गई है रीचिंग द लास्ट माइल। आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इस बार 6.1% की दर से बढ़ेगी। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, एक और कार्यकाल इनको मिल गया है। 2028 तक ये इसके रहेंगे एमडी और सीईओ। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास तालिस्मान सेबर शुरू हुआ है। हालांकि ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ और भी देश शामिल हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार एससी के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश, यानी सबसे ज्यादा आपराधिक मामले मध्य प्रदेश से हैं। अगला दीपक मिगलानी, इनको दोस्तों साओ टोम और प्रिंसिपे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी गोवा कर रहा है। 30 जुलाई को पीएसएलवी C-56 रॉकेट से 6 सहयात्री उपग्रहों को लॉन्च करेगा इसरो। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आईसीसी के विकास पुरस्कार की शुरुआत की गई है। आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द ईयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नमीबिया को। एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 जीत लिया है पाकिस्तान ए की टीम ने, भारत को हरा करके। ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। देखिए दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चंस 14 से 15 क्वेश्चंस लिए जाने लगे हैं। ठीक है, पर डे 13, 14, 15 क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो अब आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। एंड में 2-3 ऐसे वन लाइनर लिए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, जो कुछ विशेष एग्जाम में या फिर कहें कि जिनके चांसेस कम होते हैं लेकिन हो सकता है पूछ लिए जाए, तो इसलिए उनको मैं वन लाइनर फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। तो यानी कि अब क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है, तो अब और भी शानदार कंटेंट के साथ आपके सामने यहाँ पर करंट अफेयर लाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। चलो अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, किस थीम के साथ 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार की थीम इसकी रखी गई है वन लाइफ वन लीवर। क्या? वन लाइफ वन लीवर, ठीक है ना, यहाँ पर लीवर रहेगा। वन लाइफ वन लीवर जो है ये इस बार की थीम है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की, जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस दोस्तों एक बीमारी है। हेपेटाइटिस दुनिया भर में इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसमें अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो हर 30 सेकंड में हेपेटाइटिस से संबंधित स्थितियों में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब हेपेटाइटिस वर्तमान में इसके वायरस के 5 प्रकार हैं, 5 टाइप हैं। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई। आप सुने भी होंगे हेपेटाइटिस बी का टीका, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। इसमें खतरनाक हेपेटाइटिस बी वाला होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये सभी लीवर को प्रभावित करते हैं, यानी यकृत को प्रभावित करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि हेपेटाइटिस के केस में कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो आप बताएंगे लीवर। इस बार की थीम है वन लाइफ वन लीवर। ओके, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस की शुरुआत कैसे हुई। तो देखो, हेपेटाइटिस जो रोग है इसकी जो खोज किए थे एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग। 1960 के दशक में ये खोजे थे। तो इस वजह से ये दिवस जो है 28 जुलाई को चुना गया। ठीक है, 2007 में जो है विश्व हेपेटाइटिस गठबंधन की स्थापना होती है और 2008 में इसके द्वारा ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत होती है। किसके द्वारा मनाया जाएगा? विश्व हेपेटाइटिस गठबंधन के द्वारा मनाया जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर कुछ प्रमुख दिवस हैं जो इस महीने में अभी तक आए हैं, इनको आप रिवाइज कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैंने आपका रिवीजन करवाया हुआ है, इसलिए मैं आज बढ़ता हूँ आगे, किसी अन्य दिन आपका रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है ना? तो आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दोस्तों अभी मिला है बायकुला रेलवे स्टेशन का। ओ ठीक है, ये कहाँ का है? ये मुंबई में स्थित है। यहाँ पर देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बायकुला रेलवे स्टेशन गेट्स यूनेस्कोज एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड। अब देखो, ये दुनिया के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। तो मुंबई के बायकुला में ये स्थित है। 169 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन है। तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने इसे रिकॉग्नाइज किया है एज एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड के रूप में।
तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये अवार्ड रिसीव किया है। साथ ही साथ एक और अवार्ड मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। इसको यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोनों ही याद रखेंगे। अच्छा, यूनेस्को आया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी 16 नवंबर को। मुख्यालय इसका पेरिस में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। यूनेस्को के द्वारा ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा की जाती है। भारत में वर्तमान में 40 ऐसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें लेटेस्ट वाला जो ऐड हुआ है वो धौलावीरा है गुजरात का, और इसके अलावा रामप्पा मंदिर तेलंगाना का। ये दोनों 2021 में जुड़े थे। अगला क्वेश्चन, ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो भारत जो दोस्तों रहा है सेकंड पोजीशन पर पदक तालिका में। ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 अभी ये आयोजित हुआ कोरिया में, और इसमें टॉप पर रहा था चाइना सबसे ज्यादा मेडल जीत करके। सेकंड पोजीशन भारत ने हासिल किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिया का मेडल टैली के बारे में इसमें बताया गया है। 6 गोल्ड इंडिया ने जीता है, 6 सिल्वर जीता है और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी टोटल मिले हैं इंडिया को 17 मेडल। तो कहां पर यह हुआ? साउथ कोरिया में यह हुआ, और सेकंड पोजीशन भारत ने हासिल किया। 16 से 24 जुलाई तक ये आयोजित किया गया कोरिया के चांगवेन में। अच्छा, भारतीय चैंपियनशिप में निशानेबाजों में अगर बात करें तो अंडर 21 आयु वर्ग में पिस्टल, राइफल और शॉटगन में 90 भारतीय निशानेबाज गए हुए थे, जिसमें से 7 भारतीयों ने एक से ज्यादा मेडल जीते। अभिनव शाह और कमलजीत ने 2-2 गोल्ड जीते। टोटल भारत को 17 मेडल मिले हैं, और चाइना टॉप पर रहा जिसने टोटल 28 मेडल जीते, 12 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? देखो, आजकल राजदूत और उच्चायुक्त बहुत नियुक्त किए जा रहे हैं, लगातार नियुक्त किए जा रहे हैं, इनसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त कौन नियुक्त किया गया? तो आप बताएंगे प्रभात कुमार। प्रभात कुमार जी को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखो, श्री प्रभात कुमार अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। अब आप सोचोगे यहाँ पर साउथ अफ्रीका में हाई कमिश्नर क्यों नियुक्त किया गया? बाकी सब जगह तो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो देखो, मैंने आपको एक बार बताया था, जहां जहां पर कभी ना कभी ब्रिटेन ने शासन किया हुआ था, उन देशों को कॉमनवेल्थ कंट्रीज में रखा गया है। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अगर कोई नियुक्त किया जाना होता है तो वहां पर हाई कमिश्नर नियुक्त होता है, यानी उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का हिस्सा नहीं है, यानी कि जहां पर कभी ब्रिटेन ने शासन नहीं किया है, वहां पर राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, वहां पर एम्बेसी होती है। अब एक बात और ध्यान रखना, कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अमेरिका वगैरह। अमेरिका में राजदूत नियुक्त होते हैं, लेकिन वहां पर भी ब्रिटिश शासन रह चुका है एक समय पर। ठीक है, तो फिलहाल 1991 बैच के ये IFS अधिकारी हैं प्रभात कुमार, और ये साउथ अफ्रीका में होंगे उच्चायुक्त। अब पिछले दिनों में कौन कौन से राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सोमालिया में नामंग्या खाम्पा को नियुक्त किया गया, संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में, तरनजीत सिंह संधू को ये अमेरिका में। ये देखो, ये पुराने हैं, तो वर्तमान में यहाँ पर हम लोग कहेंगे वर्तमान राजदूत और उच्चायुक्त कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, इनको अभी नहीं नियुक्त किया गया है, ये वर्तमान में हैं, चर्चे में आए थे इसलिए इनको यहाँ पर लिखा गया है। पवन कपूर ऐसे रसिया के हैं। ठीक है, रसिया में भारत के राजदूत हैं। देवेश उत्तम लिथुआनिया में है, मनीष गुप्ता घाना में है, संजय सुधीर UAE में है, सुमित सेठ पनामा में है। क्लियर है ना? ये भारत के कुछ राजदूत हैं कुछ प्रमुख देशों के। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस देश में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया? तो दोस्तों, इजराइल में ये बिल फाइनली पास हो गया है। 7 महीनों से इस पर प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन फाइनली जनता को इग्नोर करके इजराइल गवर्नमेंट ने ये बिल पास कर दिया है। इसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे डिटेल में। एक्चुअली में इसमें ना न्यायपालिका की शक्तियों को कम किया गया। अगर आपको याद हो तो वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने आपको एक दिन बताया था इसके बारे में। ठीक है, इसी सीरीज में। तो इजराइल ने फिलहाल यहाँ पर देखो, इंटरनल यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। मतलब ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि लाखों लाखों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पिछले 7 महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये बिल आ गया, ये बिल पास हो गया, तो इसका मतलब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्यों? न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। न्यायपालिका को भी अगर सरकार कंट्रोल कर लेगी तो सरकार तो व्यवस्थापिका वगैरह तो चलाती ही है। तो इसका मतलब जो है लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर यही हुआ है एग्जैक्टली। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, न्यायिक सुधार बिल लाया गया है, और
इस न्यायिक सुधार बिल के तहत वहां के न्यायालय की शक्तियों को कम कर दिया गया है। उसमें बताया गया है कि संसद में साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी पलटा जा सकेगा। साथ ही साथ दूसरा संसद जो है ये जजों की नियुक्ति में भी अधिकार देगा। मतलब जैसे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने जैसे वहां के कोई डिसीजन सुना दिया तो फिर उसको संसद में बिल ला करके पलटा जा सकता है उस डिसीजन को। ठीक है, तो संसद में बिल ला करके पास कौन करा लेगा? जिसकी मजबूत पकड़ होगी, मतलब जिसका बहुमत होगा वो कर लेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा विवादों में था, लेकिन फाइनली ये बिल जो है 64 और 0 वोट से पास हो गया। 64-0 मतलब यहाँ पर पक्ष में तो 64 वोट पड़े, विपक्ष में 0 वोट पड़े। क्यों 0 पड़े? क्योंकि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। जितने भी विपक्ष थे उनमें से किसी ने भी इस पर वोट नहीं किया है। तो इजराइल की संसद का नाम है द नेसेट और उसी नेसेट में ये बिल पारित हुआ है। बहुत ज्यादा चर्चे में है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, अब एक चीज और, कल मैंने आपको दिया था एक वीडियो जिस पर हालांकि वीडियो लाने में काफी रात हो गई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, जो भारत की संसद में लाया गया है, भारत में लोकसभा में लाया गया है, उसके क्या मायने हैं। राज्यसभा का रूल नंबर 267 और राज्यसभा का रूल नंबर 176 जो है ये क्या है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आप ये सब जानना अगर चाहते हो तो आप कल की वीडियो जरूर देखिए। अब यहाँ पर हम लोग इजराइल की बात करेंगे तो वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है इजराइल की तरफ। इजराइल कहाँ मिलेगा आपको? देखिए इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया वगैरह क्रॉस करते हुए आना है। यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री मिल जाएगी इधर लेबनान के पास में ही, इधर इजराइल। ठीक है ना, ये जो है ये है इजराइल। ये रहा इजराइल की जो कैपिटल होती है वो होती है जेरूसलम। यहाँ की करेंसी होती है न्यू शकेल मुद्रा होती है और द नेसेट जो होती है इसकी संसद का नाम होता है। तो संसद और मुद्रा दोनों याद रखना, दोनों पूछा जाता है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं करंट टाइम पर बेंजामिन नेतन्याहू और इन्हीं के टाइम पर यह बिल लाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा देकर सत्ता अपने बेटे को सौंप दिया? ये एक अजीब सी घटना हुई। मतलब देखो हुन सेन जो है ना ये कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर ये आज से नहीं है, पिछले 40 सालों से हैं। वहां पर भी जनता काफी दिनों से विरोध कर रही थी। जनता का कहना था कि ये हुन सेन जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के करंट टाइम पर, ये बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं, इनकी सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो अब इन्होंने कहा ठीक है हम इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देने के बाद ये क्या किए कि उत्तराधिकारी अपने बेटे को ही सौंप दिए। मतलब ये तो बहुत वही बात हुई कि हम तो इस्तीफा दे दिए लेकिन सरकार तो वही है ना। हुन सेन इस्तीफा दे दिए हैं और उनके जो बेटे हैं वो बन गए हैं नए वहां पर करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर। तो कंबोडिया में ये बात चल रही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है हार्ड लाइन कंबोडियन पीएम हुन सेन टू स्टेप डाउन आफ्टर 4 डिकेड। 40 साल से देखिए ये सत्ता में शामिल थे, मतलब सत्ता को चला रहे थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और इनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे हैं हुन मनत, वो 45 साल के हो चुके हैं और अब वो जो है, जो कि वर्तमान में 4 स्टार जनरल भी थे, उनको अब नियुक्त कर दिया गया है एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर, या कहें कि उनको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। तो 1985 से ही ये सत्ता में थे। फिर से वर्ल्ड मैप पर आ जाइए। यहाँ पर देखिएगा आप, ये रहा अपना प्यारा भारत। इस बार आपको आना है पूर्व की साइड, यानी ईस्ट में आना है। ईस्ट में आप देखोगे म्यांमार क्रॉस करो, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, इसके बीच में यहीं पर दिखेगा कंबोडिया। ये रहा कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल होती है फोनम पेन। फोनम पेन यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की करेंसी होती है रियल। क्या होती है? रियल। देखिए कंबोडिया कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये कंबोडिया है। इसके ऊपर इधर लाओस मिलेगा और यहाँ पर वियतनाम मिलेगा, जो मैंने आपको उस दिन बताया था। ठीक है, जहां पर आईएनएस कृपाण जो है भारत ने दिया था इसको। तो फिलहाल कंबोडिया के बारे में। अच्छा एक चीज और कंबोडिया से याद आता है, कंबोडिया में ही है अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर पूछा जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। अभी भी आज के टाइम पर राम मंदिर जब बनकर के कंप्लीट हो जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन कंबोडिया जो है आज के टाइम पर भी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पर है। ठीक है ना, तो कंबोडिया याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मामलों के मंत्री अमित शाह जी ने मेरा गांव मेरी धरोहर नाम से एक पहल शुरू किया है। ये आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देखिए होम मिनिस्टर अमित शाह टू लॉन्च यूनिक इनिशिएटिव मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है, तो मेरा गांव मेरी धरोहर ये पहल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। इसको दोस्तों राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत संस्कृति मंत्रालय की एक अखिल भारतीय पहल के रूप में लॉन्च किया गया है। अभी
गृह मंत्री जी कुतुब मीनार में एक भव्य प्रयोजन मैपिंग शो के दौरान इसे लॉन्च किए हुए हैं। वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी शुरू किए इसके रिलेटेड। ठीक है, आपको कुल मिलाकर के यही आपसे पूछा जाएगा कि इस पहल को किसने लॉन्च किया, तो आप बताएंगे अमित शाह जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस समाचार एजेंसी के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रेम प्रकाश जी दोस्तों एएनआई के, एएनआई तो आप जरूर ही सुने होंगे, एएनआई के संस्थापक हैं ये प्रेम प्रकाश। एएनआई आप देखते हो, कोई भी अगर आप इंटरव्यू देख रहे होगे तो उसमें देखते हो सबसे ऊपर जो माइक रखा रहता है ना, वो एएनआई का होता है ना। एएनआई सबसे तेज रहता है, सबसे मतलब पूरे इंडिया भर में इनके जो रिपोर्टर्स हैं वो फैले रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे जो मीडिया चैनल है वो इन्हीं से फुटेज लेते हैं। ठीक है, और इन्हीं से फुटेज ले करके वो अपने चैनल पर डालते हैं। फिलहाल यहाँ पर प्रेम प्रकाश के बारे में बात करेंगे। ये एएनआई के संस्थापक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनको अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनके लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो एएनआई की ये फाउंडेशन है, फाउंडर है। ठीक है, एशियन न्यूज इंटरनेशनल की सारी डिटेल्स दिया गया है। अभी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इनको ग्लोबल एजुकेशन मेंटर अवार्ड कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। ओके, अच्छा, लास्ट 6 मंथ की ई बुक आई हुई है दोस्तों, बहुत पसंद आ रही है लोगों को, बहुत सारे लोगों ने इसे परचेज किया हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो। जनवरी से जून 2023 तक का इसमें कंटेंट है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये ई बुक अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में लेना चाहते हो तो हिंदी में ले सकते हो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ले सकते हैं। टॉपिक वाइज इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, चैप्टर वाइज चीजें हैं। जैसे जैसे अगर आपको राज्यवार घटनाएं पढ़नी है ना, तो राज्यवार घटनाएं इसमें मिलती हैं। साथ ही साथ आपको देश वाइज यानी कि कंट्री वाइज भी घटनाएं इसमें मिलती हैं। खेल खिलाड़ी दिया गया है, इसके अलावा पुस्तकें लेखक वगैरह दी गई हैं। सारा कुछ मतलब हर एक चैप्टर जो आप सोच भी नहीं सकते हो वो भी चैप्टर इसमें बना करके डाला गया है। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर, बहुत सारी चीजें इसमें डाली गई हैं चैप्टर बाई चैप्टर। तो आप इस ई बुक को ले सकते हो एमजेटी ऐप पर जाकर के। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और एमजेटी लिख करके सर्च करना है, आपको वो एप्लीकेशन मिलेगा, डाउनलोड कीजिए और इस ई बुक को परचेज कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इस बार 27 जुलाई को दोस्तों सीआरपीएफ ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया। सीआरपीएफ बोले तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये भारत की सबसे बड़ी रिजर्व पुलिस फोर्स है या कहें पैरामिलिट्री फोर्स है। तो 85th इसका रेजिंग डे मनाया गया 27 जुलाई 2023 को, यानी इस बार। ठीक है, अब देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1939 में। 27 जुलाई 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, महानिदेशक हैं डॉक्टर सुजाय लाल थाउसेन। तो ये गृह मंत्रालय के तहत आती है। अच्छा, गृह मंत्रालय के तहत जो आने वाली फोर्सेस हैं उन्हें सीएपीएफ कहा जाता है। सीएपीएफ बोले तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी ऐसी पुलिस फोर्स जो सेंट्रली आर्म्ड है। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड मतलब समझ लो गृह मंत्रालय के तहत आएगी। अब इसमें वर्तमान में 7 प्रकार के फोर्सेस हैं जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ वगैरह है, असम राइफल्स वगैरह। ठीक है, चलिए तो सीआरपीएफ भी उन्हीं में से एक है। अगला, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किसके साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड शुरू किया? तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने अभी स्विगी के साथ मिलकर के एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। स्विगी आप जानते हो ये फूड डिलीवरी कंपनी है और कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या मैं कहूँ, कुछ महीनों पहले मैंने आपको बताया था कि स्विगी जो बन गई है ये बन गई है फर्स्ट डेकाक्रॉन फूड कंपनी। फर्स्ट डेकाक्रॉन मतलब इसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन के ऊपर है। आपने सुना होगा यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कंपनी जो होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर हो जाती है, लेकिन डेकाक्रॉन कंपनी ये बन गई थी। डेकाक्रॉन कंपनी बनने वाली पहली फूड डिलीवरी कंपनी भारत की है स्विगी, जो $10 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन वाली है। चलिए ये तो पुरानी क्वेश्चन रही, पुरानी बात रही। यहां पर मैं बात कर रहा हूं एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर के इसने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। मतलब भाई अगर आपको खाना खाना है, भूख लगी है, पैसे नहीं है, तो आप स्विगी का क्रेडिट कार्ड लीजिए और आप ऑर्डर कीजिए इससे। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और होगा, इसमें बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह भी मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि क्रेडिट कार्ड वगैरह में मिला करता है, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड बहुत ही ध्यान से यूज करना होता है। फिलहाल यहाँ पर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है ये एचडीएफसी बैंक के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किए हैं। तो स्विगी का ये तो पहला ही क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने तो बहुत सारे लॉन्च किए हुए हैं। तो मास्टर कार्ड जो होगा ये इसका पार्टनर होगा भुगतान के लिए यानी ट्रांजेक्शन के लिए। आगे अब एचडीएफसी बैंक के बारे में जान लो। 1994 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी और सीईओ है शशिधर जगदीशन। अच्छा, एचडीएफसी बैंक अभी पिछले दिनों में लगातार चर्चे में रहा। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई को
HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों का मर्जर प्रभावी हो गया, यानी इनका जो मर्जर चल रहा था वो फाइनली शुरू हो गया, यानी कि समझ लो दोनों एक हो गई कंपनियां। जब दोनों कंपनियां एक हुई तो इसके बाद वैल्यूएशन इसकी अचानक से बढ़ गई। वैल्यूएशन बढ़ने के बाद हुआ ये कि HDFC बैंक ये बन गई सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी HDFC बैंक बन गई। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर। अब ये देखो टॉप 10 क्वेश्चन तो हो गए। अब हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जान लेंगे जो लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको जानने चाहिए। तो अभी ज्ञानव्यापी मामला चल रहा है, आप देख ही रहे हो। तो अगर इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्वे कौन कर रहा है या फिर कहां पर ये है, तो आप बताएंगे वाराणसी में ये ज्ञानव्यापी मंदिर है, मस्जिद है। ठीक है, और ASI के द्वारा इस पर सर्वे किया जा रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। फिलहाल कोर्ट में मामला लंबित है, इस पर मैंने वीडियो भी आपको दिया हुआ है कई बार, बहुत पहले भी। तो आगे भी अभी जो भी कुछ अगर न्यूज आती है, इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होती है नई, तो मैं आपको एक और वीडियो बना करके दे दूंगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा बैंक लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में प्रमुख ऋणदाता बना है? तो ये इंपॉर्टेंट है, केनरा बैंक जो है लगातार 5वें वर्ष सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों का प्रमुख ऋणदाता बना हुआ है। केनरा बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके CEO और MD कौन है? CEO और MD कौन है? इसके CEO हैं दोस्तों कौन? के सत्यनारायण राजू। के सत्य नारायण राजू, नारायण राजू। ठीक है, ये हैं इसके CEO और MD। मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 जुलाई को मनाया गया। लेस इंपॉर्टेंट, बस दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप मुझसे GS पढ़ना चाहते हो, सब्जेक्ट वाइज GS पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर, ये सब आपको GS सफलता बैच 2.0 में मिल जाएगा। 18 महीनों की वैलिडिटी के साथ है। ई बुक भी इसमें फ्री भी दी जा रही है हर एक महीने की। आप एक बार डेमो क्लास जाकर के लेकर के देखो। ठीक है, बहुत पसंद आ रहा है लोगों को ये बैच, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर बैच है ये। MJT एजुकेशन का मोस्ट पॉपुलर बैच है, इसको आप ले सकते हो। अभी के लिए अगर आप लेने जाते हो तो आपको कूपन कोड यूज करना है GS20, और GS20 कूपन कोड के तहत आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप कीजिए या फिर MJT ऐप पर जाकर के इस बैच को परचेज कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट डे के क्वेश्चंस को देखते हैं। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, विजय दिवस पूछा गया था, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर कारगिल विजय दिवस पूछा जाए तब आप 26 जुलाई बताएंगे। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर नियुक्त किए गए हैं। देवेंद्र कुमार को महाराष्ट्र हाईकोर्ट का या कहें बॉम्बे हाईकोर्ट का नियुक्त किया गया है। इसके बाद आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल जंग में विजय किस वर्ष हासिल की थी, यानी कारगिल वार कब हुई थी, ये आपको एग्जैक्टली बताना है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये भी बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप कोर्स नहीं लिए हो तो कोर्स आप ले सकते हो। और कल वाली जो वीडियो आई हुई है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, उसको भी जरूर देखिएगा, वो बहुत पसंद आएगी आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।